जय हिंद दोस्तों, मैं हूं राकेश फौजी। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे एसएससी सीपीओ के थ्रू जो जवान भर्ती होते हैं, भर्ती होने के बाद में उनके पास में फोर्स के अंदर क्या स्कोप रहता है, यानी कि उनको हायर रैंक प्राप्त करने के लिए जल्दी से जल्दी किस प्रकार का एग्ज़ाम दे सकते हैं कि जो एलडीसी एग्ज़ाम के थ्रू हायर रैंक पर पहुंच जाएं। उस हायर रैंक पे एलडीसी एग्ज़ाम देने के लिए क्या योग्यताएं चाहिए, कितनी सर्विस चाहिए, सर्विस रिकॉर्ड क्या चाहिए, यानी कि इस वीडियो के माध्यम से आपको एलडीसी एग्ज़ाम के संबंध में पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर लें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर ज़रूर कर लें, ताकि मैं भविष्य में कोई भी वीडियो पोस्ट करूँ वो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो दोस्तों, एसएससी सीपीओ से सब इंस्पेक्टर रैंक पर जवान भर्ती होते हैं। सभी फोर्स के अंदर बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ, इनके अंदर मेरिट के हिसाब से इनको फोर्स मिलती है। जब फोर्स ज्वाइन कर लेते हैं तो फोर्स ज्वाइन करने के बाद में अब सबको अच्छी रैंक चाहिए कि हमें हाई रैंक पे पहुंचना है। तो एक तो आपका डिपार्टमेंट के थ्रू प्रमोशन होता है कि आपका 5-7 साल में आप इंस्पेक्टर बन गए, फिर उसके बाद आप असिस्टेंट कमांडर बन गए, यानी कि आपकी सर्विस के हिसाब से आपका प्रमोशन होता रहता है। जितनी आपकी सर्विस होगी उसी हिसाब से आपका प्रमोशन होता रहता है। अगर आपको प्रमोशन के बारे में जानना है तो आप कमेंट करके बता देंगे, कमेंट में आपको मैं प्रमोशन के संबंध में वीडियो बना के जानकारी दे दूँगा। तो इसके अलावा आपको एलडीसी एग्ज़ाम आपको देना होता है असिस्टेंट कमांडेंट रैंक के लिए। सीआरपीएफ के हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे आईटीबीपी हो, चाहे किसी भी फोर्स के अंदर एक तो एलडीसी एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर रैंक के लिए होता है, उसके बाद में एलडीसी एग्ज़ाम होता है वो होता है असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। यानी कि जो बंदे ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए, ग्रेजुएट वालों के लिए सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट कमांडेंट, इन दो ही रैंक के लिए एग्ज़ाम होता है। लेकिन सब इंस्पेक्टर का तो आप ऑलरेडी रहते हैं, तो आपको उससे कोई मतलब रहता नहीं कि उस ऑलरेडी आप उसी रैंक पे पदस्थ रहते हैं। तो सब इंस्पेक्टर के लिए तो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल जो रैंक के जवान होते हैं वो एलिजिबल होते हैं। लेकिन असिस्टेंट कमांडेंट के लिए सब इंस्पेक्टर से अबव रैंक के जवान होते हैं। यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट का जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है उसके अंदर कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, एएसआई इस रैंक के जो जवान होते हैं वो इस एग्ज़ाम में नहीं बैठ सकते हैं। तो आप असिस्टेंट कमांडेंट का एग्ज़ाम देने के लिए जो ग्रेजुएशन आपको योग्यता चाहिए वो ऑलरेडी आप ग्रेजुएट से भर्ती होते हैं, आप ग्रेजुएट रहते हैं, तो आपको शिक्षा के मामले में आप तो एलिजिबल रहते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो आपको ट्रेनिंग के बाद में आपकी 4 साल सर्विस रहनी चाहिए। यानी कि आपका जो 4 साल का जो हर साल का एक रिकॉर्ड होता है, आपका सर्विस रिकॉर्ड जो मेंटेन होता है, तो 4 साल के आपकी उस सर्विस रिकॉर्ड के अंदर आपका गुड है, वेरी गुड है, एक्सीलेंट है या सर्टिफिकेटरी, उसके हिसाब से आपको 4 साल का सर्विस रिकॉर्ड मांगा जाता है। तो जब आपका 4 साल का सर्विस रिकॉर्ड बेस्ट रहता है तो उसके बाद आप एलिजिबल रहते हैं, आप एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। तो इसके अंदर सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर रैंक के जवान बैठते हैं असिस्टेंट कमांडेंट के लिए। इसके लिए आपके लिए अलग से कोटा रहता है, जो एक सिविल कोटा होता है यूपीएससी का, उसके अंदर आपको अलग से कोटा मिलेगा। उसी के अंदर आपकी मेरिट नहीं निकलती, आपके जो डिपार्टमेंट के जो जवान होते हैं उनकी जो मेरिट होती है वो अलग से निकलती है। लेकिन इसके अंदर जो प्रोसेस होती है आपको कंप्लीट प्रोसेस करनी पड़ती है। आपको रिटन टेस्ट भी देना पड़ेगा, आपको फिजिकल भी देना पड़ेगा, मेडिकल भी देना पड़ेगा। इसके अलावा आपको ट्रेनिंग भी करनी पड़ती है। आप ये नहीं कि आपने सब इंस्पेक्टर बेसिक ट्रेनिंग कर ली, इसके बाद आप असिस्टेंट कमांडेंट में सेलेक्ट हो जाते हैं, तब भी आपको दोबारा से ट्रेनिंग करनी पड़ती है। ट्रेनिंग का जो टाइम पीरियड होता है वो थोड़ा कम रहता है। जो डायरेक्ट सिविल से जो भर्ती होते हैं यूपीएससी के असिस्टेंट कमांडेंट, उनसे आपका जो ट्रेनिंग का टाइम रहेगा वो थोड़ा कम समय के लिए रहता है। उनको बेसिक ट्रेनिंग शुरू से करनी पड़ती है, लेकिन आपने सब इंस्पेक्टर जब भर्ती होते हैं तो उस टाइम पे आप बेसिक ट्रेनिंग कर चुके होते हैं। तो दोस्तों, यूपीएससी के अंदर तो कंपटीशन थोड़ा ज़्यादा रहता है, लेकिन अगर आप डिपार्टमेंट के अंदर अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एग्ज़ाम देते हैं, अगर आपके अंदर थोड़ी योग्यता अच्छी है तो आप ज़रूर सेलेक्ट हो सकते हैं। तो यही थी एक छोटी सी जानकारी एलडीसी एग्ज़ाम के संबंध में कि जो असिस्टेंट कमांडेंट के लिए एलडीसी एग्ज़ाम होता है उसके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस की प्रक्रिया है, कौन कौन से जवान बैठ सकते हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद।